नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका राजीव और आप सुन रहे हैं आरआर डिजिटल स्टोरी। आज हम इतिहास के उस महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की प्राचीन वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का सबसे ठोस प्रमाण है। विषय है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। ध्यान रखिए, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है। यह पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित तथ्यात्मक प्रस्तुति है जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व काल रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच प्रमाणित माना जाता है और इसी काल में इसके नगरों का नियोजन अपने सर्वोच्च स्तर पर दिखाई देता है। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरी और लूथन में एक समान नगर योजना का प्रमाण मिलता है, जो यह दर्शाता है कि यह कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं थी बल्कि एक व्यापक और सुव्यवस्थित प्रणाली थी। सबसे पहले यदि हम सड़कों की संरचना को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इन नगरों का निर्माण ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। सड़कें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशा में सीधी बनाई गई थी और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। यह व्यवस्था न केवल आवागमन को सुगम बनाती थी बल्कि नगर को सुव्यवस्थित विस्तार को भी सुनिश्चित करती थी। कई स्थानों पर मुख्य सड़कों की चौड़ाई लगभग 9 से 10 मीटर तक पाई गई है, जो उस समय के लिए अत्यंत उन्नत योजना का संकेत है। इसी के साथ नगरों का विभाजन भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश सिंधु नगर 2 भागों में विभाजित पाए गए। पश्चिमी ऊंचा भाग जिसे सीटाडेल के नाम से जाना जाता है और पूर्वी निचला भाग जिसे लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है। सीटाडेल क्षेत्र प्रायः ऊंचे कृत्रिम मंच पर स्थित होता था और इसके चारों ओर किलेबंदी पाई गई है। यहाँ सार्वजनिक और प्रशासनिक महत्व की संरचनाएं स्थित थी। इसके विपरीत लोअर टाउन में आम नागरिकों के आवास स्थित थे। यह विभाजन उस समय के सामाजिक और प्रशासनिक संगठन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। विशेष रूप से धौलावीरा में यह व्यवस्था 3 भागों दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित पाई गई है, जबकि चन्हूदो एक ऐसा नगर है जहां किलेबंदी का अभाव पाया गया है। ये तथ्य परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यदि हम भवन निर्माण की बात करें तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी व्यवस्था पकी हुई ईंटों का व्यापक उपयोग है। इन ईंटों का मानक अनुपात 4:2:1 लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई था, जो पूरे क्षेत्र में समान रूप से पाया गया है। यह मानकीकरण इस बात का संकेत देता है कि निर्माण कार्य एक संगठित और नियंत्रित प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। घरों की संरचना प्रायः आयताकार होती थी, जिनमें एक केंद्रीय आंगन और उनके चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार की व्यवस्था भी पाई गई है। दरवाजे का मुख्य सड़कों की बजाय गलियों की ओर खुलना एक सुविचारित योजना का परिणाम था, जिसमें मुख्य मार्गों पर भीड़ और अव्यवस्था कम हो सके। इसका अपवाद लोथन में देखने को मिलता है, जहां कई घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। हम आते हैं सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, जल निकासी प्रणाली पर। यह प्रणाली अत्यंत उन्नत और सुव्यवस्थित थी। प्रत्येक घर में निकलने वाला अवशिष्ट जल पहले छोटी नालियों में और फिर बड़ी सार्वजनिक नालियों में प्रवाहित होता था। ये नालियां पक्की
ईंटों से बनी होती थी और अधिकांशतः ऊपर से ढकी रहती थी। सफाई के लिए इनमें निश्चित दूरी पर निरीक्षण छिद्र यानी मैन होल्स बनाए गए थे। यह व्यवस्था उस समय के लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और तकनीकी दक्षता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। समकालीन सभ्यताओं की तुलना में यह प्रणाली कहीं अधिक उन्नत मानी जाती है। इंजीनियरिंग की दृष्टि से यदि हम प्रमुख संरचनाओं को देखें तो मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर एवं इसकी गहराई 2.43 मीटर पाई गई है। इसकी दीवारों और फर्श पर जल रोधक बनाने के लिए बिटुमेन का प्रयोग किया गया था, जो विश्व की प्राचीनतम जल रोधक तकनीकों में से एक है। इसके अतिरिक्त हड़प्पा में विशाल अन्नागार के अवशेष मिले हैं, जहां 12 कोठारों की संरचना पाई गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि उस समय खाद्य भंडार की आपूर्ति के लिए कितनी जबरदस्त प्रबंधन की व्यवस्था मौजूद थी। विशेष नगरों की दृष्टि से लोथल का महत्व अत्यधिक है। यहाँ एक सुव्यवस्थित बंदरगाह यानी डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार से भी जुड़े हुए थे। वही धौलावीरा में विकसित जल संचयन प्रणाली पाई गई है, जिसमें वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया गया था। यह शुष्क क्षेत्र में जल प्रबंधन की उत्कृष्ट तकनीक को दर्शाता है। अंततः यदि इन सभी तथ्यों को एक साथ देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन केवल संरचनात्मक विकास नहीं था, बल्कि एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण का परिणाम था। इसमें मानकीकरण, स्वच्छता, संसाधन प्रबंधन और सामाजिक संगठन, इन सभी तत्वों का संतुलित समावेश था। मित्रों यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यताओं में स्थान दिया जाता है। यह केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि एक विकसित समाज किन सिद्धांतों पर आधारित होता है। अगले भाग में हम इस सभ्यता के सामाजिक जीवन, व्यापार और धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन करेंगे। तब तक जुड़े रहिए RR डिजिटल स्टोरी के साथ, क्योंकि यहाँ हम इतिहास को केवल पढ़ते नहीं, समझते हैं और इतिहास में हम जीते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।